हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का भाग 6। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाकी 5 भाग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो डिपार्टमेंटल पोस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको तीनों ही मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के पहले 5 भाग भी। और ये भाग 6 और लास्ट भाग है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखते हैं इस भाग में क्या क्या बताया गया है। इस भाग में प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, कुछ केस स्टडीज दी गई हैं और इसमें बताया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इसके बारे में और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रार्थनाएं, समूह गान संग्रह और प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा के बारे में भी बताया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें बताए गए हैं प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम। तो जैसा कि हम इन शिक्षण अधिगम परिणाम के बारे में पहले से ही जानते हैं, लगभग तीनों ही मॉड्यूल्स में इनके बारे में पर्याप्त चर्चा की गई है। तो जैसे कक्षा 1 के लिए हिंदी भाषा का जो शिक्षण अधिगम परिणाम होगा कि बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर या चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं, या वो अपनी परिवेशीय ध्वनियों या पक्षियों की बोलियों को पहचानते हैं, और वो प्रथम और अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, और वो वर्ण और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। उसी तरह से कक्षा 2 में बच्चे 2 या 3 अक्षर के मात्रिक शब्द पढ़ते हैं, 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द लिखते भी हैं, विलोम शब्द और समानार्थी शब्दों को समझते हैं। तो इसी तरह से इसमें कक्षा 3, कक्षा 4, 5 में कक्षा 8 तक के हिंदी के शिक्षण अधिगम परिणाम लिखे हुए हैं। उसके बाद हैं गणित के। जैसे कक्षा 1 के लिए गणित में क्या है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते, बोलते और लिखते हैं। बच्चे छूटी हुई संख्याओं को भर लेते हैं, शून्य की अवधारणा को वो समझते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं, और वो विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं और उनको जानते हैं। वहीं कक्षा 2 के बच्चे संख्याओं का स्थानीय मान भी बता सकते हैं, 3 अंकों की संख्या को पढ़ और लिख सकते हैं, 2 से 9 तक के पहाड़ों का निर्माण करते हैं, गुणा और जोड़ में सहसंबंध स्थापित कर लेते हैं। कक्षा 3 के बच्चे 4 अंकीय संख्याओं को बनाना, पढ़ना, लिखना जानते हैं, गुणा और भाग की संक्रिया कर लेते हैं, और इसके अलावा विभिन्न आकृतियों का परिमाप भी निकालना जानते हैं। कक्षा 4 के बच्चे का जो शिक्षण अधिगम है वो है कि वो 6 अंक तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, आरोही अवरोही क्रम में भी उन्हें लिख लेते हैं, और वो जोड़, घटाने, गुणे, भाग पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करते हैं। इसके साथ साथ वो लैसे और मैसे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें कक्षा 8 तक के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम गणित विषय के दिए हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के शिक्षण अधिगम परिणाम इसमें दिए गए हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है शिक्षण योजनाएं। अब शिक्षण योजना में जैसे कि हम सभी को पता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया और शिक्षण की सफलता शिक्षण योजनाओं पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर कुछ शिक्षण योजनाएं नमूने के रूप में दी गई हैं जो कि विभिन्न कक्षाओं और विषयों पर आधारित हैं। इनमें जो लर्निंग आउटकम का केंद्र बिंदु है, लर्निंग आउटकम को केंद्र बिंदु के रूप में लिया गया है। तो इसमें से देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से शिक्षण योजना का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर भाषा की कक्षा 2, ये एक उदाहरण है। कक्षा 2 विषय है हिंदी और समय है 35 to 40 मिनट्स। इसका लर्निंग आउटकम क्या है कि बच्चे स्थानीय और मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं। प्रकरण है हमारा पास पड़ोस, और हमारे पास इसमें टीचिंग मटेरियल क्या है, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे शिक्षण योजना। देखिए, सबसे पहले हम बच्चों से किसी के बारे में स्थानीय भाषा में बात करेंगे, चाहे वो खेती का काम है, कपड़े की सिलाई का काम है, कपड़े धुलाई का काम, जूते सिलने का काम, चूड़ी वाले का काम, मीन्स किसी भी एक काम के बारे में बच्चों से हम बातचीत करेंगे। फिर हम
उस शिक्षण के दौरान ही 10 मिनट में हम शिक्षक पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बच्चों से इस बारे में बात करेंगे कि पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, या ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गांव में है या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, तोता क्या बोल रहा होगा, ई रिक्शा पर कौन कहाँ जा रहा होगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को बोलने का मौका देंगे। उसके बाद फिर हम बाद के 5 मिनट्स में प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपने छुट्टी के दिनों में किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे। इसमें हम प्रतिक्रिया और सहभागिता को देखेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों के लिए शिक्षक योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे कक्षा 3 के लिए बनाई गई है, तो इसी तरह से इसमें हर सब्जेक्ट की और लगभग हर क्लास के लिए शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। इसके बाद दी गई हैं कुछ शैक्षिक गतिविधियाँ, यानी कि कोई भी शिक्षण योजना तभी लक्ष्य तक पहुँचने में सक्षम होती है जब उसमें कुछ जरूरी गतिविधियों का समावेश हो। तो वैसे ही इसमें कुछ लिखित और मौखिक कई सारी गतिविधियाँ दी हुई हैं। जैसे भाषा विकास के लिए यहाँ पर दिए ध्वनि पहचान और सुनने की दक्षता विकास हेतु उपयोगी गतिविधियाँ, जैसे ताली बजाओ, छत की ओर देखो, आंखें बंद करो, या फिर बच्चों को छोटे और बड़े समूह में शब्द के अंत में अथवा प्रथम अक्षर पर गतिविधि कराना, बच्चों को समूह में बांटना, सभी बच्चों की सहभागिता हेतु कोई भी ऐसी गतिविधि कराना जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसके बाद नंबर आता है समय सारणी का। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दी हुई है कि जो हमारा प्रार्थना सत्र है, प्रातःकालीन सभा है, उसमें हम किस किस तरह की गतिविधियाँ करा सकते हैं। जैसे कि शारीरिक सक्रियता जो कि 4 मिनट्स की होगी, प्रार्थना, उद्घोष या प्रतिज्ञा, प्रेरक प्रसंग, समाचार वाचन जिसके लिए 3 मिनट का समय है, सामान्य ज्ञान वाचन जिसके लिए 2 मिनट का समय। तो इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि हम किस गतिविधि को कितना समय दे सकते हैं, और इसमें से कई सारे प्रश्न भी आपके क्विज में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग इन्होंने समय सारणी दी है प्रार्थना सभा के लिए भी, और अलग अलग शिक्षकों वाइज, मतलब जैसे 2 शिक्षक हैं अगर किसी विद्यालय में, या 3 हैं या 4 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल्स इसमें ढेर सारे दिए गए हैं। अब इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं हम, जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जैसे कि जुलाई 2004 में इसको संशोधित करने का निर्णय लिया गया, और किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की। ये कुछ वो क्वेश्चन हैं जो विभिन्न क्विज में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके ज़िले में चल रहे होंगे। तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या था। सबसे पहले जुलाई 2004 में इसको संशोधित करने का निर्णय लिया गया। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। उसके बाद देश के हर हिस्से में संगोष्ठी और विचार विमर्श से बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाओं को मंगाया गया, और उन पर चिंतन करते हुए ये जो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो इसकी रूपरेखा है, इसका आरंभ कहाँ से होता है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्विज में कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा उसका आरंभ कहाँ से होता है, तो सभ्यता और प्रगति निबंध से होता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसमें क्या है, इस निबंध में बताया गया है कि एक बच्चे को महंगा खिलौना मिल जाता है और उस खिलौने को पाकर वह सबसे दूर चला जाता है और एकाकी हो जाता है, यानी कि वह एक चीज़ भूल जाता है, एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा, यानी कि वो उस खिलौने के प्रलोभन में अपनी पूर्णता को भूल जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो उसकी रचनात्मक ऊर्जा वो खत्म हो जाती है। अब इसका जो प्रथम अध्याय है वो है परिप्रेक्ष्य। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ और शिक्षा के लक्ष्य, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर विचार व्यक्त किए गए हैं। और उसके लिए 5 सिद्धांत रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? एक तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, तीसरा बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर मुहैया कराना, चौथा परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और उसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और पांचवा एक ऐसी पहचान का अवसर प्रदान करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हों। इसका अध्याय 2 है सीखना और ज्ञान।
ये हमें याद रखना है, अध्याय कौन से अध्याय का क्या टॉपिक है। तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। अध्याय 4 में बताया विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और अध्याय 5 में बताया गया व्यवस्थागत सुधार, यानी कि हम किस तरह से सक्रिय गतिविधि के जरिए बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने में और उसके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बना सकते हैं। इस रूपरेखा यानी कि जो ये हमारा नेशनल फ्रेमवर्क था, इसी के आधार पर दूसरा हमारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसमें क्या बताया गया, ये निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा इसमें कर दी गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि ये पूरे देश में सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दी गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऐसे बहुत कम देश हैं विश्व में जहाँ पर बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था लागू है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में इस अधिनियम को लागू किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। इवन इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सबसे पहले कब किया गया था इसके बारे में अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले 1882 में हंटर कमीशन में इसकी मांग की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। फिर 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की मांग की, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा, किंतु उस समय भी वित्तीय संसाधनों के अभाव का कारण बताकर यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया। उसके बाद फिर जब हम आगे चले, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो 1948-49 में भी संविधान सभा के समक्ष ये प्रश्न उत्पन्न हुआ, किंतु संविधान सभा की सलाहकार समिति ने इसे मौलिक अधिकार न मानते हुए इसे नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची में स्वीकार किया, और उसी में नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल की अवधि में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। फिर भाई उसके बाद चलते चलते हम आ गए 1993 में, और वहाँ पे कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि शिक्षा के बिना जीवन का अधिकार अपूर्ण है और 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। तब कहीं जाके इस निर्णय के उपरांत जो हमारा 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया 2002 में, और फिर इसे मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो इतना समय लगा हमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाने में। तो संविधान के अनुच्छेद 51A में भी ये धारा जोड़ी गई कि जो भी माता पिता हैं या संरक्षक हैं या बच्चों के पाल्य हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, और इसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसमें निःशुल्क की परिभाषा क्या है? सिर्फ इसमें शुल्क ना देना ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह से निःशुल्क है। भाई किताबें भी दी जाती हैं, बैग दिए जाते हैं, और जूते, मोजे, स्वेटर, इवन MDM यानी दोपहर का खाना भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। और जो ये अनिवार्यता है ये पालकों पर न होकर सरकार पर है, और इसका बल प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करते हुए समावेशी शिक्षा पर है, यानी कि सबके लिए एक जैसी शिक्षा का एकीकरण, पठन पाठन प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, और इस अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख एक अलग संवैधानिक आयोग द्वारा की जाती है। विद्यालय के लिए मान और मानक का निर्धारण, और जो बाल अधिकार है उनको कानून के दायरे में लाना। ये सब जो अधिनियम हैं ये अन्य देशों के शिक्षा अधिनियमों से विशिष्ट हैं। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने यहाँ दाखिला लिए हुए सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, और इसमें बच्चे को दाखिला करते समय कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, और ना ही बच्चे या उसके माता पिता को चयन की प्रक्रिया हेतु बाध्य किया जाएगा। दाखिला प्राप्त किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा,
और ना ही उसकी शिक्षा प्रारंभ पूरी होने से पहले उसे विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसका भाग 6 था। इसमें कुछ केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हो कि भाई कुछ लोगों ने, कुछ शिक्षकों ने अपने विद्यालय में किस तरह नवाचार करके अपने विद्यालय को आगे बढ़ाया। इसके लिए कई सफल टीचर्स की केस स्टडीज़ इसमें दी गई हैं, जिनको आप इस बुक में पढ़ सकते हो। और फिर लास्ट में इसमें प्रार्थनाएं और समूह गान दिया गए हैं, जो कि आप अपने विद्यालय में लागू कर सकते हो। मतलब आप हर दिन एक नई प्रार्थना बच्चों से करा सकते हो और उनको ये समूह गान वगैरह सिखा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो ये शिक्षण संग्रह है ये आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी शिक्षक साथियों के साथ चैनल को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।